स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के फिजिक्स पार्ट से, टॉपिक का नाम है दाब प्रेशर। ये टॉपिक आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में जनरल साइंस के अंदर फॉलो होने वाला टॉपिक है। ये टॉपिक आपके लिए जो भी विद्यार्थी वर्तमान में रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट लेवल 2 साइंस व मैथ में ये टॉपिक दिया गया है। पटवार की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, कांस्टेबल की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, एनटीपीसी, रेलवे या एसएससी के अंदर जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये टॉपिक फॉलो होता है। तो साथियों, ऐसे ही और भी बहुत सारे टॉपिक्स मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए हैं। यदि आपके पास ये वीडियो पहुंचा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाले अगले वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में मिलते रहें। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जनरल साइंस संबंधी वीडियो जो हैं वो देख सकते हैं और आगे भी ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दाब को समझने के लिए। दाब क्या है? अब देखें, अपने ये मान ले मेरे पास कोई पात्र है, इस पात्र में मैंने जल भरा है और इसके ऊपर वायु द्वारा दाब डाला जा रहा है। यह दाब है क्या? वायु इस पर बल लगा रही है। किस पर? पानी पर। तो पानी के इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगाया जा रहा है वही बल दाब कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। तो दाब का सूत्र बनेगा बल बटा क्षेत्रफल। एकांक यानी इकाई क्षेत्रफल हो गया। जो भी चीज इकाई में ली जाती है, एक ली जाती है, वो बटे में ही आती है। तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल यानी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। तो किसी सतह के एकांक या इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो दाब को इंग्लिश में प्रेशर, बल को इंग्लिश में फोर्स और क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहा जाता है। तो P = F अपॉन A। तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। और फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर देखी जाए तो दाब एक अदिश राशि है। दाब एक अदिश राशि है, तो दिशा का ज्ञान इसमें नहीं होता है। तो दाब एक, या इसे व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो दाब जो है वो अदिश राशि है। अब बात करें हम दाब के मात्रक की, कि दाब का मात्रक क्या है। दाब का मात्रक, तो दाब का सूत्र है हमारे पास दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अब बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो जो दाब का मात्रक बनेगा वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर को ऊपर ले आऊं तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो ये न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर को ही हम पास्कल कहते हैं। तो दाब का मात्रक पास्कल होता है
और पास्कल बराबर होता है किसके, न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर के। न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं, पास्कल। तो दाब का मात्रक न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर या पास्कल, न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर या पास्कल। इसके अलावा अगर वो न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर या पास्कल नहीं देगा तो क्या देगा, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अब बता रहा हूं आपको। बल जो होता है F बराबर ma यानी मास इंटू एक्सिलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण, F बराबर ma। और F बराबर क्या होता है, ये बल वाला टॉपिक में मैंने क्लियर किया हुआ है, पीछे मैंने बल का टॉपिक डाला है तो उसमें ये बातें मैंने बताई हुई हैं। F बराबर m मास, a क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर यानी v माइनस यू बटे टी, ये त्वरण का सूत्र है, v माइनस यू बटे टी यानी वेग में परिवर्तन की दर। अब आप F को देखें तो m हो गया मास, किलोग्राम में मापा जाता है, वेग मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है, ये मैंने वेग का मात्रक लिख दिया, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। फिर टाइम में बटे में, तो टाइम का मात्रक भी सेकंड। तो F का मात्रक बन गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इंटू सेकंड जो है वो बन गया सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और अगर इसमें सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले जाऊं तो ये बन जाएगा F बराबर किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो जो सेकंड स्क्वायर है वो ऊपर जाके सेकंड इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप देखें दाब का एक और मात्रक अगर हम बनाएं तो बल का मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, सेकंड इनवर्स स्क्वायर बटे में क्षेत्रफल। बल की जगह मैंने बल का मात्रक लिख दिया किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, बचा मीटर, तो ये बन गया किलोग्राम सेकंड इनवर्स स्क्वायर बटे मीटर। इस मीटर को मैं ऊपर ले जाऊं तो ये बन जाएगा मीटर इनवर्स, तो ये बन गया किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स स्क्वायर। इसे हम पास्कल कहते हैं। किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स स्क्वायर को ही पास्कल कहा जाता है, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो इस प्रकार जो दाब की विमा बनती है, किलोग्राम, विमा को हम MLT की फॉर्म में लिखते हैं। M यानी मास, L यानी लेंथ, T यानी टाइम। तो मास यानी किलोग्राम, पावर कितनी है 1, तो M1, L यानी लेंथ यानी मीटर इनवर्स है तो -1, T टाइम हो गया -2, तो MLT M1L -1 T -2, ये बन गई दाब की विमा। तो अगर आपसे दाब की विमा पूछ लेता है तो M1L -1 T -2, तो ये दाब की विमा बन गई है। तो इस तरह हम दाब की विमा जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो दाब क्या था, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। दाब का सूत्र बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को आप ऊपर ले जाएंगे तो मीटर इनवर्स स्क्वायर बन जाएगा, जिसे हम पास्कल कहते हैं। अब दूसरी फॉर्म में लाना है, MLT की फॉर्म में लाना है, तो विमा की फॉर्म में लाना है, तो F बराबर ma। ए क्या होता है, त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर यानी v माइनस यू बटे टी। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। समय का मात्रक क्या है, सेकंड। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। समय का मात्रक सेकंड। सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले गए सेकंड इनवर्स स्क्वायर, तो बन गया किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। अब बल की जगह मैंने लिखा किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। क्षेत्रफल की जगह मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, मीटर को ऊपर ले गए, वो बन गया मीटर
इनवर्स, तो किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स स्क्वायर। अब यहाँ से विमा बनाएंगे, ये मास हो गया पावर 1 है, ये लेंथ होगी पावर -1 है, ये टाइम हो गया पावर -2 है। तो इस प्रकार दाब की विमा बन गई m1 L-1 T-2। तो अगर आपसे विमा पूछता है तो आप उसकी विमा भी बता सकते हैं। अब बात करें हम दाब मापने का उपकरण। वायुमंडलीय दाब, दाब का मात्रक पास्कल है और वायुमंडलीय दाब को हम बार में मापते हैं। वायुमंडलीय दाब जो है वो बार में मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब किस में मापा जाता है? बार में, बार में। और एक बार जो होता है वो 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। एक बार जो होता है वो 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। एक बार बराबर 10 की पावर 5 पास्कल। तो वायुमंडलीय दाब बार में मापा जाता है और इसे मापने वाला जो उपकरण है उसे बैरोमीटर बोलते हैं। दाब को मापने वाला उपकरण, तो वायुमंडलीय दाब को मापने वाला उपकरण जो है वो बैरोमीटर कहलाता है। बैरोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का। और बैरोमीटर की सहायता से ही मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं आज मौसम साफ रहेगा, आज यहाँ बारिश होने की संभावना है, आज यहाँ आंधी आने की संभावना है, उसका जो पूर्वानुमान है वो बैरोमीटर की सहायता से ही लगाया जाता है। तो मौसम संबंधी पूर्वानुमान, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौसम संबंधी पूर्वानुमान किस उपकरण की सहायता से लगाए जाते हैं? तो बैरोमीटर की सहायता से लगाए जाते हैं। अब होता क्या है, वो पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है? तो मौसम संबंधी पूर्वानुमान, उसका तरीका क्या है? बैरोमीटर में जो रीडिंग आती है, जो पैमाना है बैरोमीटर का, उसके आधार पर ही मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाते हैं। कैसे? वायुमंडलीय दाब को किस में मापते हैं? बार में। और वायुमंडलीय दाब को मापने वाला उपकरण क्या है? बैरोमीटर है। मौसम संबंधी पूर्वानुमान बैरोमीटर से ही लगते हैं। अब कैसे लगाते हैं वो देखें। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक, बैरोमीटर का पाठ्यांक, बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाए, अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे गिर जाए, क्विकली नीचे गिर जाए, अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक घट जाए, अचानक पाठ्यांक घटे, अचानक इसके पाठ्यांक में क्या आ गया? कमी आ गई। इसका मतलब वायुमंडलीय दाब अचानक कम हो गया। तो जब वायुमंडलीय दाब अचानक कम हो गया तो ऐसी स्थिति में आंधी आने की संभावना रहती है। तो अब आपसे पूछा जा सकता है, अब देखिए आंधी कैसे आएगी वो भी आपको बता देता हूं। अब मान लो ये एक वाइड एरिया है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब यहां पहले मान लो सारे क्षेत्र में वायु बराबर रूप से फैली हुई थी। ये वायु सारे क्षेत्र में बराबर रूप से फैली हुई है। अब अचानक क्या हुआ, एक क्षेत्र का वायुमंडलीय दाब घट गया, यानी वहां वायु जो थी पहले तो बराबर फैली हुई थी लेकिन अब वहां वायु नहीं रही, तो यहां वायुमंडलीय दाब अचानक घट गया। गर्मी में ऐसा होता है। गर्मी में क्या होता है, जब फुल गर्मी होती है तो वायु हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। अब मान लो यहाँ पूरी इस एरिया में, सपोज इस साइड यहाँ फुल गर्मी थी, यहाँ फुल गर्मी थी, तो इसकी वायु हल्की होकर ऊपर उठ गई, तो यहाँ वायु दाब जो है वो यकायक कम हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इधर वाली वायु तेजी से इधर आएगी तो यहाँ आंधी आएगी। क्लियर? इस एरिया में आंधी आएगी। तो इसीलिए गर्मियों में आंधी आती है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, फुल गर्मी होती है, गर्मी के कारण हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, तो वहाँ वायुदाब यकायक नीचे गिर जाता है। जब वायुदाब यकायक नीचे गिरता है, अचानक वायुदाब में कमी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में फिर वायु उच्च वायुदाब वाले स्थान से निम्न वायुदाब वाले स्थान की ओर तेजी से चलती है, वही आंधी लेकर आती है। यही कारण है कि सर्दी में कभी आंधी नहीं आती, आंधी गर्मियों में ही आती है। क्लियर? तो बैरोमीटर के पाठ्यांक में यदि अचानक कमी आ जाए तो आंधी आने की संभावना होती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है,
बैरोमीटर के पाठ्यांक में धीरे धीरे कमी आई, यानी कई दिनों से धीरे धीरे कमी चल रही है बैरोमीटर के पाठ्यांक में, धीरे धीरे वायुमंडलीय दाब कम होता जा रहा है, तो यानी धीरे धीरे अब गर्मी बढ़ती जा रही है। तो अपने यही कहते हैं कि अब मौसम जो है वो बरसात आने वाला हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वर्षा आने की संभावना रहती है। तो यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है। और यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक ऊपर चढ़ जाए, यानी बैरोमीटर के पाठ्यांक में वृद्धि हो जाए, ऊपर चढ़ जाए या कह दे वृद्धि हो जाए, बैरोमीटर का पाठ्यांक ऊपर चढ़ जाए या कह दे कि वृद्धि हो जाए, तो ऐसी स्थिति में मौसम जो है वो साफ रहता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक कमी आई तो ऐसी स्थिति में मौसम होगा आंधीनुमा, मौसम आंधीनुमा होगा। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे कम हो रहा है तो ऐसी स्थिति में, या बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो ऐसी स्थिति में मौसम होगा, तो ऐसी स्थिति में मौसम होगा बरसाती। और बैरोमीटर का पाठ्यांक यदि बढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में मौसम साफ रहेगा। तो इस प्रकार बैरोमीटर का हम पाठ्यांक देखकर पूर्वानुमान लगा लेते हैं मौसम का। तो गर्मी में आंधी क्यों आती है? क्योंकि वहां वायुदाब अचानक कम हो जाता है। गर्मी में नक्सीर भी इसीलिए छूटती है। गर्मी में नक्सीर भी छूटने का यही कारण है। होता क्या, देखो ये मान लो हमारी बॉडी है, ये मान लो हमारी बॉडी है, अब यहाँ अंदर रक्त है, रक्त का दाब है, तो रक्त जो है इन दीवारों पर दाब लगा रहा है, हमारे शरीर की दीवारों पर दाब लगा रहा है, क्लियर। और बाहर वायु भी शरीर पर दाब लगा रही है, तो रक्त जो है बाहर नहीं आ पा रहा। अचानक गर्मी हुई तो हवा हल्की होकर ऊपर उठ गई। जब ऊपर उठ गई तो ये हवा तो ऊपर उठ गई, हवा अब इधर उधर रही नहीं, तो अब सिर्फ रक्त बाहर की ओर दाब लगा रहा है। तो जब रक्त बाहर की ओर दाब लगा रहा है तो वो किसी ना किसी होल से, तो हमारे नाक से वो बाहर आ जाता है, क्लियर। रक्त होता क्या, देखो रक्त वापस क्लियर कर लें, रक्त जो है वो अंदर से दाब लगा रहा है बाहर की ओर, और वायु जो है वो बाहर से दाब लगा रही है अंदर की ओर। तो दोनों दाब बैलेंस बने हुए हैं लगभग, तो अपने सामान्य रहेंगे। अब जिस दिन गर्मी थी उस दिन ये हवा हल्की होकर ऊपर उठ गई, उस दिन ये हवा हल्की होकर ऊपर उठ गई, सेम ऐसे ही। तो हवा हल्की होकर ऊपर उठ गई, तो हवा हल्की होकर ऊपर उठ गई, तो हवा तो ऊपर चली गई, लेकिन रक्त तो अंदर दाब लगा रहा है कंटिन्यू बाहर आने के लिए, तो फिर ऐसी स्थिति में रक्त बाहर आ जाता है। तो यही कारण है कि गर्मियों में ही नक्सीर आती है अपने को। तो ये दाब के बारे में हमने पढ़ा। कल हम बात करेंगे द्रवों में दाब की। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए और आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।